Hello dear students, welcome back to the channel and today we are going to learn first chapter of class 8 geography and this is resources. तो आज हम resources इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। तो चलो फिर अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 ज्योग्राफी का, दैट इज रिसोर्सेस। हम हमेशा ये वर्ड सुनते हैं कि अपने देश में रिसोर्सेस है, अमेरिका में बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है। तो ये रिसोर्सेस क्या होते हैं? तो रिसोर्सेस मतलब हर वो चीज जिसका हम यूज करते हैं, चाहे उनका हम यूज आज करें प्रेजेंट में या फिर उनका हम यूज कभी फ्यूचर में करें, तो हर वो चीज जिसका हम यूज करते हैं उन सारी चीजों को हम कहते हैं रिसोर्सेस। तो देखिए हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई अवर नीड्स, एनीथिंग कोई भी चीज हो जो हमारी जरूरतें सेटिस्फाई करे, जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, तो उसको हम रिसोर्स कहते हैं। आज की अगर हम बात करें तो आज जो हम व्हीकल्स यूज करते हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, वो एक रिसोर्स है। उन व्हीकल्स में जो हम पेट्रोल डीजल यूज करते हैं वो एक रिसोर्स है। अगर आप कहीं कहीं घूमने जा रहे हो तो रोड का यूज करते हो, रिसोर्स है। लैंड एक रिसोर्स है, वाटर एक रिसोर्स है। तो रिसोर्सेस ढेर सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन इन रिसोर्सेस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी दो चीजें वो देख लेते हैं। तो पहला फर्स्ट पॉइंट है जो रिसोर्सेस के लिए बहुत जरूरी बन जाता है, और वो फर्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी। हर एक रिसोर्स का एक यूज होता है, यूटिलिटी होती है। अगर उस रिसोर्स की यूटिलिटी नहीं तो फिर वो रिसोर्स कैसे माना जाएगा? उस रिसोर्स का यूज हो रहा है, दैट इज यूटिलिटी। तो हर एक रिसोर्स यूजफुल होता है, कभी ना कभी उसका यूज होगा। शायद वो रिसोर्सेस फॉरेस्ट में पड़े हैं, शायद वो रिसोर्सेस जमीन के अंदर है, लेकिन जब भी हम उनको निकालेंगे उनका यूज तो होगा ही होगा। तो हर वो चीज जिसका यूज होता है वो रिसोर्स है। और दूसरा पॉइंट आता है वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू। हर रिसोर्स की एक वैल्यू होती है, एक कीमत होती है। कुछ रिसोर्सेज वैल्यूएबल है, कुछ रिसोर्सेज शायद नहीं है। जैसे गोल्ड एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, पेट्रोल एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन ओपन स्पेस, ओपन लैंड आज उसकी वैल्यू नहीं है, बट दैट इज रिसोर्स। वो सबके लिए ओपन है लेकिन वो रिसोर्स है। तो रिसोर्स के अंदर दो चीजें बहुत जरूरी है, एक है यूटिलिटी और एक है वैल्यू। ये दो चीजें किसी भी एक प्रोडक्ट को, किसी भी एक चीज को रिसोर्स बनाती है। अगर वो सिर्फ वस्तु है, इफ दैट इज ओनली सब्सटेंस, अगर वो सिर्फ एक वस्तु है, उस वस्तु को रिसोर्स बनाने में यूटिलिटी और वैल्यू ये दो चीजें जरूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। हर एक रिसोर्स को डेवलप होने में, क्योंकि जमीन से जब हम आयरन ओर निकालते हैं, कच्चा होता है, वो आयरन ओर है, कच्चा है, हम उसको यूज नहीं कर सकते। उसको अगर हमें यूज करना है तो इसमें दो चीजें जरूरी है। एक हमें टाइम लगेगा, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसको कन्वर्ट करेंगे रिसोर्स के अंदर। तो आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि कोई भी चीज हो जो हमें अनवांटेड लगती हो उसको हम रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट करना, ओके, उसके लिए जरूरी चीज बन जाती है टाइम एंड टेक्नोलॉजी। तो ये दो तीन चीजें बहुत जरूरी है। अब कुछ रिसोर्सेज की हम बात करते हैं जो रिसोर्सेज हमें रिसोर्सेज नहीं लगते हैं। जैसे अपनी जो दादी या नानी होती है, उस नानी के पास बहुत सारे नुस्खे होते हैं। कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो नानी के पास ऐसे घरेलू उपचार होते हैं जिसको बताकर नानी अपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा देती है। तो आज हमें वो चीज रिसोर्स नहीं लग रही है, लेकिन अगर हम उसी चीज को एक मेडिकल फॉर्म बना दे, उसको अगर मेडिकल फील्ड में डाल दे तो वो एक रिसोर्स बन सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें लगता है कि ये तो रिसोर्स है नहीं, हमेशा सोचते हैं कि ये चीज तो रिसोर्स कैसे हो सकती है। तो हर वो चीज जो हमारी जरूरत पूरी करता है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। आप स्कूल में जाइए, आप बेंचेस पे बैठते हो, रिसोर्स है। आप रिक्शा में बैठते हो, रिसोर्स है। आप पेन का यूज करते हो, रिसोर्स है। शर्ट पहनी है, रिसोर्स है। मोबाइल हम आज यूज करते हैं, रिसोर्स है। तो रिसोर्सेज की वजह से हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो गई और हमें अपने डेवलपमेंट के लिए रास्ता मिल गया। ओके, तो अगला पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के प्रकार देख लेते हैं। ओके, जनरली 3 टाइप्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, ओके, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जिनको हम नेचर से लेते हैं, नेचर से जिनको हम ऑब्टेन करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज है। ओके, नेक्स्ट वाले जो टॉपिक से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। रिसोर्सेज
ऑब्टेन फ्रॉम नेचर विदाउट मच मॉडिफिकेशन, ज्यादा उसमें बदलाव नहीं किए हैं। हमने नेचर से ऑब्टेन किए, नेचर से हासिल किए, लेकिन ज्यादा उसमें कुछ बदलाव नहीं किया। जैसे हमें जो हवा हम लेते हैं, द एयर वी ब्रीथ, पानी जो नदियों में होता है, तालाबों में होता है, जमीन है, सॉइल है, रॉक्स है, इनको हम ज्यादा मॉडिफाई नहीं करते। अभी तो पानी चलो ठीक है पोल्यूटेड आने लग गया तो अब हम उसको प्योर करते हैं, लेकिन ये प्यूरिफाई करने का काम तो आज शुरू हुआ। पहले तो हम सीधे नदियों का पानी घर पे लाते थे और पीते थे। तो विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, बिना कोई बदलाव किए हम उन रिसोर्सेज का यूज करते थे। तो वो रिसोर्स कौन से हो गए? नेचुरल रिसोर्सेज, जिनको हमें नेचर से हासिल करना है। ये कोई फैक्ट्री में बने हुए रिसोर्सेज नहीं है, नेचर से बने हुए हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो अब इन रिसोर्सेज के कुछ प्रकार है, वो प्रकार हम देख लेते हैं। तो कौन से है, चलो बढ़ते हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या कि उस रिसोर्स को हम कितनी हद तक जानते हैं, उस रिसोर्स को हमने कितना बेहतर समझा है, उस रिसोर्स को क्या हमने, उस पर्टिकुलर चीज को क्या हमने रिसोर्स में कन्वर्ट किया, क्या हमें उस रिसोर्स के बारे में सारी चीजें पता है। तो अगर पता है तो वो डेवलप्ड रिसोर्स है, नहीं पता है तो नहीं। तो चलो देखते हैं। इसका पहला प्रकार आता है एक्चुअल रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पर एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स। इस एक्चुअल रिसोर्स को डेवलप्ड रिसोर्स भी कहते हैं, ये आप पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल मतलब जो हमारे पास है। अभी अगर किसी ने मुझे पूछा कि आपके पास कितने रुपए हैं, तो मुझे पता है एक्चुअल, मुझे पता है क्वांटिटी, मुझे पता है कि मेरे पास 50 रुपीज है, एक्चुअल रिसोर्स है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या आता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज नोन। अगर कोई रिसोर्स है जो अपने देश में है और उसकी क्वांटिटी भी हमें पता है कि वो रिसोर्स कितना है, जैसे गोल्ड है तो कितने टन में है, आयरन है तो कितने टन में है, ओके, तो उसकी हमें क्वांटिटी पता है। और क्वालिटी वो कौन से प्रकार का है, गोल्ड अगर है तो कितनी अच्छी क्वालिटी का है, आयरन अगर है तो क्या वो मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सिडेराइट है, ये आयरन के कुछ प्रकार है। ओके, अगर कोल है तो कोल क्या वो एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पीट है। तो ये सारे प्रकार हमें पता होते हैं। तो हमें क्वांटिटी भी पता है कितने टन में है और क्वालिटी भी पता है। अगर ऐसा कुछ पता है तो उसको हम कहेंगे एक्चुअल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स। ओके, दूसरा यूज इन फ्यूचर। जो एक्चुअल रिसोर्स होता है उसका हम यूज अभी फ्यूचर में कर रहे हैं, इसलिए वो एक्चुअल है, क्योंकि हम उसका यूज कंटिन्यू शुरू है उसका। अब इसके एग्जांपल क्या है, तो कोल इन रूर बेसिन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एक एरिया रूर, वहां पे कोल मिलता है, तो वो इसका एक एग्जांपल है। डार्क सॉइल ऑफ डेक्कन, अपने जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू में आपको दिखा देता हूं किस तरह से होता है। ये देखिए यहां पर इंडिया का मैप, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। पेनिनसुलर प्लेट्यू के बीच में एक नदी जाती है, नर्मदा। इस नर्मदा के जो नीचे वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा सेंट्रल थाईलैंड और नीचे वाला हिस्सा डेक्कन प्लेट्यू। तो इस डेक्कन प्लेट्यू पे हमारी जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक, जिसको हम रेगुलर सॉइल कहते हैं, जिसमें कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा होता है, इसमें आयरन होता है, उस डार्क सॉइल का भी नाम इसमें दिया है डार्क सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल रिसोर्स। अब पोटेंशियल रिसोर्स की तरफ बढ़ते हैं। पोटेंशियल, जिसकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमें नहीं पता। कभी कभी हम बच्चों को बोलते हैं ना कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, उसको पहचानो, मतलब उसके अंदर क्वालिटी है, क्वांटिटी है, लेकिन अभी तो उसको पता ही नहीं है। ओके, तो चलो इसमें देखते हैं। क्वांटिटी एंड क्वालिटी मे नॉट बी नोन, ऐसा रिसोर्स जिसकी हमें क्वांटिटी और क्वालिटी पता नहीं है। ओके, नॉट यूज्ड एट प्रेजेंट, उसका हम अभी यूज नहीं कर रहे, फ्यूचर में करेंगे। ओके, तो देखिए कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर, जो पोटेंशियल रिसोर्स होता है उसको हम फ्यूचर में यूज करते हैं, प्रेजेंट में नहीं, क्योंकि हमें अभी उसके बारे में पता ही नहीं है, तो फिर यूज कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट एडवांस। अगर हमें उस पोटेंशियल रिसोर्स को डेवलप करना है, यूज करना है, अगर उसको एक्चुअल रिसोर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी की लेवल होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तो हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। नहीं तो फिर वो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, हम उसको फ्यूचर में यूज करेंगे। तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज वेरी मच इसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग दैट रिसोर्स इनटू एक्चुअल। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो कहां पर ऐसे रिसोर्स हमें मिलते हैं, तो यूरेनियम इन लद्दाख। लद्दाख देखिए माउंटेनियस एरिया है, वहां पे यूरेनियम है, लेकिन हमें अभी तक उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी नहीं पता है। ओके, अब विंड एनर्जी की बात करते हैं।
200-300 साल पहले विंड एनर्जी एक पोटेंशियल रिसोर्स था, लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है। देखो हमने टेक्नोलॉजी की बात की थी, अगर टेक्नोलॉजी है तो आप उसको एक्चुअल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो विंड एनर्जी 200-300 साल पहले पोटेंशियल रिसोर्स था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से वो एक्चुअल रिसोर्स है। अगर आप विंड एनर्जी की बात करोगे तो नेदरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर ढेर सारे विंड मिल्स और विंड फार्म हमें मिलेंगे। इंडिया में नागरकोइल एक एरिया है तमिलनाडु में, जो इंडिया के विंड प्रोडक्शन में, विंड एनर्जी के प्रोडक्शन में टॉप पर है। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आवर सेकंड टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन उस रिसोर्स का जन्म कैसे हुआ है, हमें वो रिसोर्स कहां से मिलता है, तो वो बेस्ड ऑन ओरिजिन। उसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है अबायोटिक रिसोर्स एंड बायोटिक रिसोर्सेस। एबायोटिक, बायोटिक, जैविक, अजैविक। तो इसमें क्या पॉइंट्स आएंगे? तो पहला पॉइंट आएगा नॉन लिविंग थिंग्स। एबायोटिक मतलब सारे नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें कोई जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो उसके एग्जांपल क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जांपल कौन से है? तो सॉइल्स, रॉक्स, मिनरल्स, इवन प्रिसिपिटेशन जो बारिश होती है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये रिसोर्सेस है, लेकिन नॉन लिविंग है। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, बट हमारे लिए हम 2-3 ही एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इधर आते हैं, ये 2 पॉइंट्स इसके साथ भी मैच हो जाएंगे। इधर ये लिविंग थिंग्स है जो जिनमें जान है, जो जीवित है, जैसे हम लोग, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा, फौना, फिशेस जो हमारे एक्वेटिक लाइफ में है। तो ये सारे लाइफ स्टॉक, एनिमल्स, वो सब लिविंग थिंग्स में आते हैं और वो बायोटिक रिसोर्स है। देखो इसके एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, लाइफ स्टॉक, ये सारे के सारे लिविंग थिंग्स है और ये हमारे बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डू नॉट डिपेंड ऑन बायोटिक एलिमेंट्स। अब ये जो रॉक्स है, सॉइल है, मिनरल्स है, इनको क्या फर्क पड़ता है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर से? इनको ऑक्सीजन से क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं। हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर हमें जीवन जीना है तो हमें पानी चाहिए, हमें लैंड चाहिए, सॉइल चाहिए, और हमें एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन मिलता है वो चाहिए। तो ह्यूमन बींग्स और जो बायोटिक रिसोर्सेस होते हैं वो बायोस्फीयर पे डिपेंड होते हैं। वो बायोस्फीयर और बायोस्फीयर के एलिमेंट्स पे डिपेंड होते हैं। तो ये बायोस्फीयर क्या है? तो बायोस्फीयर 3 डिफरेंट स्फीयर से बनता है। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, लिथोस्फीयर मतलब लैंड, और एटमॉस्फेयर मतलब एयर। तो इन चीजों से बायोस्फीयर बनता है। तो देखिए मैं आपको इमेज में दिखाता हूं बायोस्फीयर। ये देखिए यहाँ पे 3 सर्कल मैंने बनाए हैं। यह एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर पहले बता दिया, हवा, हाइड्रोस्फीयर वाटर, लिथोस्फीयर लैंड। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो लेयर बनता है वहीं पर लाइफ सक्सेसफुल है। तो ये देखो तीनों के कॉम्बिनेशन वाला हिस्सा ये है तीनों के कॉम्बिनेशन का हिस्सा। हम बचपन में छोटी सी इमेज ड्रॉ करते थे, पेंटिंग और एक फोटो ड्रॉ करते थे। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। इस तरह से हम पहाड़ी वगैरह बनाते थे, यहां से नदी बहती थी, यहां पर हम पेड़ बना देते थे, ठीक है। या फिर अगर ये इमेज नहीं बनानी है तो दूसरी इमेज है हमारे पास। ये देखिए यहां पे इस तरह से ये पहाड़ी का हिस्सा, ये पानी, यहाँ पे घर किसका, ये बर्ड्स। देखिए इसमें आपको लैंड भी मिलेगी, इसमें पानी भी है, ओशन, सी, और ये हवा, एटमॉस्फेयर। ये तीनों चीजें बायोटिक लाइफ के लिए सुटेबल है। ओके, तो इसका असर बायोटिक रिसोर्सेज पे होता है, लेकिन लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर, इनका असर इन चीजों पे नहीं होता है। तीसरे पॉइंट बना है डिपेंड्स ऑन बायोटिक एलिमेंट्स। बायोटिक एलिमेंट्स पे हम डिपेंड है। तो ये हो गया हमारा दूसरा बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट है बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी। आपकी बुक में ये पॉइंट नहीं है बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, लेकिन हम समझने के लिए बना सकते हैं कि ऐसे कौन से रिसोर्सेज है जो यूज करने के बाद खत्म हो जाते हैं और यूज करने के बाद खत्म या फिनिश नहीं होते। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब थक जाना, यूज करने के बाद खत्म हो गए तो हम उसको समझते हैं खत्म हो गए, और नहीं खत्म हुए। तो 2 प्रकार के रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। शब्द में ही अर्थ है, रिन्यू दोबारा तैयार करना, नॉन रिन्यू दोबारा तैयार न होना। तो ऐसे कुछ रिसोर्सेज है जो दोबारा बन सकते हैं और ऐसे कुछ रिसोर्सेज है जो दोबारा नहीं बन सकते हैं।
ओके, नेचुरली। तो स्टार्ट करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश। हम इनको रिन्यू कर सकते हैं। हम मीन्स नेचर, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर। नेचर रिसोर्सेज को रिन्यू कर सकता है। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो अनलिमिटेड है। ओके, अनलिमिटेड। सोलर एनर्जी देखिए साइड में, आप बाहर नहीं देख सकते अभी, लेकिन आप जब भी, मेरे कैमरे में नहीं देख सकते, लेकिन आप जब एटमॉस्फेयर में अपने आजू बाजू में देखोगे, सोलर एनर्जी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, जितनी चाहे। विंड एनर्जी अनलिमिटेड है, टाइडल एनर्जी अनलिमिटेड है। ये सारे रिन्यूएबल है, क्योंकि सोलर एनर्जी हम हर रोज हासिल करते हैं, रिन्यूएबल है, एवरीडे। ओके, तो ये लिमिटेड, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड, रिन्यूएबल और अनलिमिटेड, जितना चाहे उतना यूज करो। नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अगर हम सोलर एनर्जी का जरूरत से ज्यादा यूज भी करते हैं तो सूरज को थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला है, वो तो एनर्जी देता ही रहता है। और सोलर एनर्जी इतनी ज्यादा है कि हम पूरे सूरज का 1 स्क्वायर इंच एरिया से निकलने वाली एनर्जी भी यूज नहीं कर पाते। इतनी सन में से एनर्जी निकलती है। अगर उस सब की एनर्जी हम यूज करते हैं सूरज की, तो हमें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें विंड एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सोलर एनर्जी थोड़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इस पर हमारे किसी भी गलत एक्टिविटी का कोई असर नहीं होता है। हम वेस्ट भी करेंगे तो सोलर एनर्जी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन रिसोर्सेज को वेस्ट करें। ओके, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो रिन्यूएबल है, लेकिन फिर भी उनका शॉर्टेज होता है। ऐसे रिसोर्सेज क्या आता है? वाटर, स्पेशली सॉइल एंड फॉरेस्ट भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। पेड़ काटे, हम दोबारा लगाएंगे, 5, 10, 15 सालों में पेड़ अच्छी तरह से बड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये थोड़ी कि पेड़ को काटा जाए। पानी देख लीजिए, पानी रिन्यूएबल है, हर बार बारिश होती है, पानी रिन्यू होता है, लेकिन फिर भी हमारे जो गलत तरीके हैं यूज करने के, जिस वजह से पानी की कमी हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स, ये है हमारा पार्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको हम दोबारा बना सकते हैं, जो रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल होते हैं। जो अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है, उन पर ह्यूमन एक्टिविटीज का कोई असर नहीं होता है। ओके, और इनको हम रिन्यू कर सकते हैं आसानी से और क्विकली कर सकते हैं। क्विकली सोलर एनर्जी हम तुरंत 1 दिन में जनरेट कर सकते हैं। 1 दिन से भी कम समय में हम सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। हमारे घर में छोटे छोटे सोलर पैनल्स होते हैं। अब हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ आते हैं। ये बहुत चिंता का विषय, नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम दोबारा नहीं बना सकते। कौन से ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, कैन नॉट बी रिन्यूड। हम इनको बना ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ साइंटिस्ट कोशिश करते, ट्राई करते कि हम पेट्रोल को दोबारा बना सके, लेकिन कैसे? एक बार गाड़ी में हमने पेट्रोल डाला, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा। तो क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेंगे जो साइलेंसर में से निकलता है गाड़ी के? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। ओके, तो कैन नॉट बी रिन्यूड, हम इसको दोबारा नहीं बना सकते, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल, दोबारा नहीं बना सकते। ये लिमिटेड है। जमीन के अंदर पेट्रोल लिमिटेड है, जमीन के अंदर कोल भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये लिमिटेड है। अब लिमिटेड है, इसलिए उसका यूज केयरफुली करना पड़ेगा। इधर ये जो अनलिमिटेड है, इनका यूज हम कितना भी करें, लेकिन ये रिसोर्सेज लिमिटेड है। अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, अगर हम इन रिसोर्सेज का यूज ठीक से नहीं करेंगे तो फिर ये रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। एक दिन आएगा जब पृथ्वी पर से पेट्रोल खत्म हो जाएगा। अब देखिए, पेट्रोल बनता तो है, लेकिन बनने में लाखों साल लग जाते हैं। और हमारी लाइफ कितनी होती है? 70 साल की, 80 साल, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बनने में लैक्स, करोड़, पेट्रोल बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, कोल बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो क्या हम ऐसा सोचे कि ये तो लाखों करोड़ों साल के साथ बात बन जाता है, तो इसको अभी वेस्ट कर देते हैं? तो नहीं कर सकते। हमारी लाइफ छोटी है, उस छोटी लाइफ के लिए, छोटे लाइफ स्पैन के लिए हमें इन रिसोर्सेज को ठीक से यूज करना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं? कोल, 4 प्रकार के कोल होते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोल से हम पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन और भी बहुत सारी चीजें बनती है। और नेचुरल गैस, जहां पेट्रोल होता है ना, वही नेचुरल गैस मिलता है, क्योंकि पेट्रोलियम में से ही नेचुरल गैस रिलीज होता है। तो ये हमारा पॉइंट था, रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो नेचुरल रिसोर्सेज का हमारा नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, रिसोर्सेज हर जगह पे तो मिलते नहीं है। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हर जगह पे मिलते हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो पर्टिकुलर एक ही जगह पे होते हैं। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर रिसोर्सेज के 2 प्रकार है। तो पहला है
यूबिक्विटियस रिसोर्सेस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेस। अब ये बहुत सिंपल टाइप है। यूबिक्विटियस मतलब ऐसे रिसोर्स जो हर जगह पे मिलते हैं, हर जगह पे। अब सोचने वाला पॉइंट ये है कि ऐसा कौन सा रिसोर्स होगा जो हर जगह पे मिलता होगा। सोच के देखिए जरा। तो सिंपल एग्जांपल है द एयर वी ब्रीथ। जिस ऑक्सीजन को हम लेते हैं शायद कम होगा लेकिन हर जगह पे मिलता है। पृथ्वी पर आप किसी भी जगह पे चले जाइए, इवन नॉर्थ पोल, पृथ्वी के सबसे टॉप वाले पॉइंट पे, या फिर साउथ पोल, वहां पर भी आपको ये रिसोर्स मिलेगा, दैट इज एयर। तो देखिए क्या लिखा है, फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पे रिसोर्स मिलता है, यूबिक्विटियस। ओके, और जो हवा हम लेते हैं ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। इसका दूसरा पॉइंट है लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का सिंपल अर्थ है ऐसे रिसोर्स जो किसी एक ही जगह पे मिलते हैं। जैसे गोल्ड, हर जगह पे तो गोल्ड नहीं मिलता। कॉपर हर जगह पे नहीं मिलता है। इंडिया में गोल्ड कर्नाटका में मिलता है। कोलार नाम की एक जगह है गोल्ड, उसके ऊपर कुछ फिल्में भी बनी है आजकल, बहुत चल रही है। ओके, तो गोल्ड हर जगह पे नहीं मिलता है, किसी एक ही जगह पे मिलता है, पर्टिकुलर जगह पे, इसलिए उसको कहते हैं लोकलाइज्ड। ओके, तो देखिए फाउंड ओनली इन सर्टन प्लेसेस, किसी एक ही जगह पे या किसी पर्टिकुलर जगह पे वो गोल्ड या आयरन या कॉपर हमें मिलता है। इसलिए उसका एग्जांपल है कॉपर एंड आयरन और गोल्ड, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। कोल भी है, हर जगह पे कोल नहीं मिलता है। पेट्रोलियम हर जगह पे नहीं मिलता है, किसी पर्टिकुलर जगह पे ही मिलता है। इंडिया में 4-5 जगह है जहां पेट्रोलियम मिलता है। आसाम में है दिग्बोई नाम की जगह, मुंबई के पास है मुंबई हाई, महाराष्ट्र में समंदर में। तो ये कुछ जगह है जहां पेट्रोलियम मिलता है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह पे मिलते हैं और ऐसे रिसोर्सेज जो सिर्फ किसी पर्टिकुलर जगह पे मिलते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और ये सारे के सारे थे नेचुरल रिसोर्स। अब तक हम सिर्फ पहली कैटेगरी पढ़ रहे थे, फर्स्ट कैटेगरी नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में जनरली हमारे 4 टाइप्स हो जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, on the basis of origin, on the basis of exhaustibility and on the basis of distribution. ओके, तो हमारा पहला मेन पॉइंट नेचुरल रिसोर्सेज कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग रिसोर्स की तरफ बढ़ते हैं, और वो रिसोर्स है ह्यूमन मेड रिसोर्स। शब्द में ही अर्थ है, रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, ऐसे रिसोर्स जिनको हमने बनाया है। अब देखिए कोई भी जो वस्तु होती है वो सीधे रिसोर्स नहीं बनता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं आयरन ओर का। जमीन से आयरन ओर हम निकालेंगे, उसको फैक्ट्री में ले जाएंगे, फिर उसके ऊपर ढेर सारी प्रोसेसेस करेंगे, फिर उसको प्योर आयरन में कन्वर्ट करेंगे, और प्योर आयरन में कन्वर्ट करने के बाद बिल्डिंग बनाने के लिए जो सरिया लगती है हम उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो इतना सब करते हैं हम, इसलिए उस सरिये से जो बिल्डिंग बनेगी वो बिल्डिंग हमने बनाई, तो बिल्डिंग बन गई ह्यूमन मेड रिसोर्स। ओके, तो देख लेते हैं कौन से है। सबसे पहले ह्यूमन मेड रिसोर्स की डेफिनेशन क्या बनेगी। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जिनको हमने बनाया है। ओके, और इसका फर्स्ट मेन पॉइंट आता है कि कोई भी नेचुरल चीज है जैसे आयरन ओर, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं और फिर उससे हम बनाते हैं बिल्डिंगे, उससे हम बनाते हैं बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो इसके एग्जांपल क्या क्या है जो हमने बनाया है। ओके, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस। अमेजिंग फैक्ट्स में हम देखते हैं फोटोग्राफ्स में कि चाइना ने इतना ऊंचा ब्रिज बना दिया, किसी देश ने इतना। अपने मुंबई में एक ब्रिज है सी लिंक नाम से है, वांद्रे से वरणी तक एक लंबा सा सी लिंक है 3-4 किलोमीटर तक का। तो ये आयरन के दम पे ही हुआ है, तो वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। देन रोड्स का कहना क्या, अपनी इंडिया में अब रोड्स की डेवलपमेंट कितनी अच्छी हो रही है। मशीनरी, अब हमारी लाइफ देखो कितनी लग्जरियस हो गई, मशीन के दम पे सारे काम हम बटन्स पे करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन मेड रिसोर्स। ओके, तो ये हो गया पहला नेचुरल रिसोर्स जो नेचर से मिलता है, और ह्यूमन मेड रिसोर्स जो नेचर के रिसोर्स की मदद से हम बनाते हैं। ओके, जैसे फर्नीचर है, किसी बेंच पे हम बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं, बेंच पे अगर हम बैठते हैं तो लकड़ी का बना हुआ है, और जो लकड़ी है वो हम नेचर से लेते हैं। ओके, तो बहुत सारे ऐसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है जिसमें कभी कहीं ना कहीं हम नेचर का यूज करते हैं, लेकिन हमारा एफर्ट उसमें बहुत ज्यादा होता है। ओके, अब तीसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा रिसोर्स, और वो है ह्यूमन रिसोर्स।
हमने जो चीजें बनाई वो तो रिसोर्स नहीं है, लेकिन हम खुद भी एक रिसोर्स है। लेकिन कुछ स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए। हम हर आदमी को रिसोर्स नहीं कह सकते। तो कौन से ऐसे स्किल है जो एक आदमी को, एक आम आदमी को रिसोर्स बनाता है? हम भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, हम एक्टिव रिसोर्स है, क्योंकि अगर हम नहीं तो कोई वस्तु नहीं बनेगी। ओके, तो हम सबसे इंपॉर्टेंट है, हम सबसे स्पेशल है। तो क्या पॉइंट इसमें आता है? नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। अगर किसी इंसान को ह्यूमन रिसोर्स बनना है, अगर उसको बेस्ट स्पेशल बनना है, तो उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उसके पास स्किल होना चाहिए, कोई ना कोई चीज वो बना सके, कोई स्किल हो उसके अंदर। कुकिंग भी एक स्किल है, गाड़ी को रिपेयर करना, महंगी वाली, सस्ती वाली गाड़ी हो या महंगी वाली गाड़ी हो, उसको रिपेयर करना वो भी स्किल है। मोबाइल, उसके अंदर के फंक्शंस को समझना, कंप्यूटर्स इनको समझना, उसको ठीक करना, वो भी एक स्किल है। और टेक्नोलॉजी तो इंसान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। तो इंसान के पास नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी अगर है तो वो बन जाता है ह्यूमन रिसोर्स। ओके, और इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है जापान। आप देखो जापान में लोगों का जो लेवल है टेक्नोलॉजी का हो, स्किल का हो, नॉलेज का हो, कितना हाई है। इससे जापान इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ओके, ह्यूमन रिसोर्स का दूसरा एक और पॉइंट आता है कि अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है, कैपिटल मतलब पैसा, तो इंसान भी पैसों से कम नहीं है। अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या उसको पैसों के बराबरी या पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाना है, तो उसके लिए मेन पॉइंट बन जाता है एजुकेशन एंड हेल्थ। हमें उस इंसान को हेल्दी बनाना पड़ेगा, मतलब कभी वो बीमार ना पड़े, और उसके पास एजुकेशन हो, वो दूसरों को भी एजुकेट कर पाए। तो वो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, अब ह्यूमन रिसोर्स की भी आगे वाली स्टेप पे चला गया, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमारे तीनों रिसोर्सेज के जो टाइप्स है वो खत्म होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? नेचुरल, उसमें हमने 4 और 4 के अंदर 2 2 2 2। ओके, फिर ह्यूमन मेड जो हमने बनाए, और फिर ह्यूमन रिसोर्स जो हम खुद है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। तो फिर हमारा लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, और वो है कंजर्विंग रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस अगर इतने वैल्यूएबल है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, रिसोर्सेस को बनने में लाखों साल लगते हैं, तो फिर उन रिसोर्सेस को बचाना भी तो पड़ेगा ना। कंजर्व करना मतलब बचाना। और क्यों बचाए? फ्यूचर के लिए। क्यों बचाए? क्योंकि वो लिमिटेड है। देखो, अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेस, हमें रिसोर्सेस क्यों बचानी चाहिए, तो पॉइंट्स आप क्या लिख सकते हो कि उनको फ्यूचर के लिए बचाना है, वो लिमिटेड है, कम है, इसलिए बचाना है, वो नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा नहीं बनते हैं, इसलिए बचाना है, वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, इसलिए बचाना है। तो फिर क्या क्या उसमें मेन पॉइंट आते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है रिसोर्स कंजर्वेशन। व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, वो चीज देख लेते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, हमें हर रिसोर्सेज को और हर एक रिसोर्स को केयरफुली यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत पैसे हैं और मैं उस रिसोर्स को बहुत यूज करूं, नहीं, पैसे भले ही हो, बट रिसोर्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ होल कंट्री, ये देश का रिसोर्स है, हमने भले उसको खरीदा हो, लेकिन समझदारी के साथ यूज करना जरूरी है। सो केयरफुली यूजिंग रिसोर्सेज एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, हमें रिसोर्सेज को ठीक से यूज करना है और उसको दोबारा बनने का समय भी देना है, नहीं तो वो दोबारा बनेगा नहीं, उसके पहले हम खर्च कर लेंगे, उसके पहले हम उसका यूज कर लेंगे, तो फिर वो किसी काम का नहीं। पानी, वाटर, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। हमें पानी का यूज केयरफुली करना है, और जब तक अगली बारिश आती है, नेक्स्ट रेनफॉल आएगा, तब तक उस पानी को बचाना है। अगली बारिश में फिर पानी हमें मिलेगा, वो दोबारा रिन्यू होगा, तो इतना टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि बारिश पूरे 12 ही महीने, एक साल तो नहीं होती है। तो बारिश को दोबारा आने तक हमें उस पानी को बचाना चाहिए और उस पानी को दोबारा रिन्यू होने का समय देना चाहिए। तो केयरफुली यूजिंग रिसोर्सेज एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू, उसको रिन्यू होने का समय देना चाहिए। तो ये हो जाता है मेन पॉइंट रिसोर्स कंजर्वेशन में। अब अगला पॉइंट आता है कि रिसोर्सेज का यूज करते वक्त एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए अपना नेक्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आप अलग अलग तरीके से डेफिनेशन बना सकते हो। मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूं। यूज ऑफ रिसोर्सेज विदाउट डैमेजिंग नेचर, रिसोर्सेज का यूज करो लेकिन नेचर को नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके, तो वो हो जाती है सिंपल डेफिनेशन। यहां पे देखिए आपकी क्लास 8 में क्या दिया है, बैलेंसिंग द नीड
टू यूज रिसोर्सेस। हमें अपनी जरूरतों को बैलेंस करना चाहिए, हमें अपनी जरूरत के हिसाब से ही रिसोर्सेस का यूज करना चाहिए, जरूरत के हिसाब से, और उसको सस्टेन का अर्थ होता है कि उसको बचाना, आगे फ्यूचर के लिए उसको बचाना, सस्टेन करना। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेस एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्सेस को बैलेंस बनाना, उनको थोड़ा थोड़ा करके यूज करना, यूज करके उनको सस्टेन करना मतलब उनको बचा के रखना फ्यूचर के लिए, तो वो हो जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सिंपल तरीका, रिसोर्सेस का थोड़ा थोड़ा यूज करो और उनको फ्यूचर के लिए बचा के रखो, सस्टेन करो। सस्टेन जीवित रहना, बचाए रखना। ठीक है, तो ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आप 10th क्लास में जाते हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ बन जाता है केयरफुली यूजिंग रिसोर्सेस विदाउट डैमेजिंग नेचर। यहां पर भी वैसे ही रिसोर्सेस को केयरफुली यूज करना और नेचर को नुकसान न होने देना। ठीक है, अब रिसोर्सेस को कंजर्व करने के तो ढेर सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है 3R। आपने सुना होगा 3R, मुझे कमेंट में जरूर बताना व्हाट इज 3R। ओके, तो 3R मीन्स, अब मैं ही बता देता हूं, 3R मीन्स रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस मतलब क्या, तो मेरे फिंगर की तरफ आप ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। कम से कम यूज करो, रिड्यूस द यूज, कम यूज करो, रिड्यूस। रीयूज, दोबारा यूज करो। कोई रिसोर्स अगर ऐसा है कि एक बार हमने यूज कर दिया, हम फेंक देते हैं। जैसे दीवार पे हमें कोई कील ठोकना है, अगर वो थोड़ा बेंड हो गया तो हम फेंक देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। वो अगर बेंड हुआ है तो उसको फिर से स्ट्रेट करके यूज करना चाहिए, रीयूज। वहां से निकाला, फिर हो सके स्ट्रेट करके फिर यूज करना चाहिए, तो रीयूज। पहले क्या, रिड्यूस, देन रीयूज, और सब कुछ होने के बाद अब वो यूज नहीं हो सकता, फिर उसको रिसाइकल के लिए भेज देना चाहिए। भंगार वाले आते हैं ना, स्क्रैप वाले, उनको दे देना चाहिए, लोहा जो भी है अपने पास। तो ये 3 यूजेस, 3R, ये बहुत जरूरी बन जाते हैं। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि रिसोर्सेस इतने इंपॉर्टेंट है, इनको कंजर्व करना चाहिए, और कंजर्व करेंगे तो उसका फायदा होगा। उसमें हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा रोल क्या है, क्योंकि सभी लोगों की जिम्मेदारी है। दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन पर्सन, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल। तो सबकी जिम्मेदारी है, सब लोग अगर काम करेंगे तो ये रिसोर्सेस एक दिन अच्छी तरह से कंजर्व हो जाएंगे, और पृथ्वी का जो फ्यूचर है वो कॉमन फ्यूचर है, वो पृथ्वी का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। तो अगर हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, ड्यूटी पूरी करते हैं, तो देखो फ्यूचर हमें कैसा मिलेगा। तो क्या क्या ड्यूटीज और क्या फ्यूचर मिलेगा। यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर सस्टेनेबल। अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेस का यूज करते हैं तो हमें फ्यूचर तक वो बचे रहेंगे, उनका यूज हमें फ्यूचर तक मिलेगा। तो हमेशा हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेस ही यूज करनी चाहिए। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनका यूज करना चाहिए। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व। अगर हम सारे प्रकार के यूज रिसोर्सेस को धीरे धीरे यूज करेंगे, बचा के रखेंगे, तो अपने प्लेनेट पर जो अलग अलग प्रकार के एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमन बींग्स है, वो सब बचे रहेंगे। अगर कुछ रिसोर्सेस खत्म हो जाते हैं तो उस रिसोर्स पे जो डिपेंड एनिमल्स है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ये जो एनिमल्स, प्लांट्स, फ्लोरा, फोना, इनका बैलेंस ये भी हमारे हाथ में। अगर कोई रिसोर्स कम हुआ तो उस पर डिपेंड जो जीवित लाइफ स्टॉक कोई भी हो, उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए एनिमल्स और इस पृथ्वी पर जो डाइवर्सिटी है लाइफ की, जो जीवित है सब, उनकी डाइवर्सिटी हम पर डिपेंड है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको बचाएं। और थर्ड, द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। अपने पृथ्वी का जो एनवायरमेंटल सिस्टम है, इसका डैमेज धीरे धीरे कम करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और ऐसा अगर हुआ तो अपनी पृथ्वी का फ्यूचर जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अपना चैप्टर क्लास 8 का फर्स्ट ज्योग्राफी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए। ओके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। ओके, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, तो मैं उस टॉपिक पे आपके पसंद का जो वीडियो है वो बना के आपको जरूर भेजूंगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।